हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डाणिया एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। हम कोशिकांक को पढ़ रहे थे और आज का जो हमारा नया कोशिकांक जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्लास्टिड, जिसे क्या कहा जाता है, लवक भी कहा जाता है। देखिए, जो लवक की अगर बात की जाए कि ये क्या होते हैं, तो हम सामान्य रूप से हम देखते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं उनकी पत्तियां जो होती है वो अलग अलग रंगों की होती है। कोई हरा रंग की होती है, किसी में पीला रंग होता है। तो ये जो उनका रंग है वो कौन निर्धारित करता है? ये लवक ही निर्धारित करते हैं। हमने जब जंतु कोशिका और पादप कोशिका का अध्ययन किया था, उनको पढ़ा था, तो हमने ये देखा था कि जो लवक हैं वो पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जंतु कोशिकाओं में किसी प्रकार के कोई लवक नहीं पाए जाते हैं। तो देखिए, अब इसकी कुछ जानकारी ले लेते हैं कि इसकी खोज किसने की, इसका नामकरण किसने किया, है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी खोज की, तो देखिए इसकी खोज का जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है हेक्कल नामक एक वैज्ञानिक को। एक हेक्कल नाम के एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने सबसे पहले इसकी खोज की थी। और यदि पूछ लिया जाए कि कब खोज की, तो 1865 1865 में इसकी खोज की थी। लवक जो शब्द है इसका सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? तो वो किया था एक वैज्ञानिक है जिनका नाम शिम्पर है। और कब किया था? 1885 1885 में इस शब्द का सबसे पहले शिम्पर नामक वैज्ञानिक ने प्रयोग किया था। नेक्स्ट हमने बात की है कि जो लवक होंगे वो पादप कोशिकाओं में पाए जाएंगे, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाए जाएंगे। पादप कोशिकाओं में इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर ये जो है वो रंग डिसाइड करते हैं, कलर डिसाइड करते हैं। लेकिन जो जंतु कोशिका है उनके अंदर तो कोई ऐसा होता ही नहीं है कि भाई के मनुष्य है, जैसे हम अपनी बात करें तो वो एक ही कलर होता है। उनके अंदर ऐसा कोई कलर नहीं होता कि भाई नीले पीले हरे, इस प्रकार का कोई कलर नहीं होता है, क्योंकि ये रंग डिसाइड करते हैं। तो ये किसमें पाए जाते हैं? पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो ये किसमें होंगे? सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाए जाएंगे। अगर बात की जाए इनके आकार की, तो देखिए इनका जो आकार होता है वो किस प्रकार का होता है? या तो ये गोलाकार आकृति के होंगे या फिर ये चपटे आकार के होंगे। गोलाकार भी हो सकते हैं और चपटे आकार के भी ये हो सकते हैं। अब ये किसमें नहीं पाए जाते हैं? तो देखिए, जो ये लवक जो है वो कवक कवक बोले तो अपनी भाषा में, सामान्य भाषा में हम जिसे फफूंद कहते हैं, तो कवक में नहीं पाए जाते हैं। जीवाणु कोशिका, नीले हरे शैवाल। देखिए यहाँ नीले हरे शैवाल लिखा है, जो शैवाल की एक प्रजाति है वो, क्योंकि शैवाल के अंदर ये प्रेजेंट रहेंगे। आगे हम देखेंगे कि ये शैवाल में किस तरह से पाए जाते हैं। तो ये नीले हरे शैवाल और मिक्सोमाइसीट्स, माइसिटीज भी बोल सकते हैं, तो इनके अंदर जो है ये लवक जो है वो अनुपस्थित रहते हैं, इनमें ये नहीं पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो लवक है वो रंग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, जो लवक है वो रंग के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है रंगहीन लवक। रंगहीन यानी जो रंग नहीं देगा, यानी रंगहीन लवक, जिसे क्या कहा जाता है? ल्यूकोप्लास्ट भी कहा जाता है। दूसरा है रंगीन लवक, जो रंग देने वाला लवक है, रंगीन लवक, उसे क्या कहा जाता है? क्रोमोप्लास्ट भी कहा जाता है। क्रोमो एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है रंग देने वाला या रंगीन। तो प्लास्ट का अर्थ क्या हो जाएगा? प्लास्टिक, यानी रंगीन लवक, जिसे क्या कहा जाता है? क्रोमोप्लास्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हरित लवक। नाम से ही पता चल रहा है हरित, यानी जो हरा रंग देगा, और इसे क्या कहा जाता है अंग्रेजी में? क्लोरोप्लास्ट भी कहा जाता है। अब हम एक एक के बारे में अच्छे से अध्ययन करते हैं कि ये किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो देखिए, पहला हम पढ़ते हैं रंगहीन लवक। नाम से पता चल रहा है कि ये जो है किसी प्रकार का कोई रंग नहीं देगा। कोई भी पेड़ पौधा है या कोई भी जो शाख है उसमें किसी प्रकार का ये रंग प्रदान नहीं करेगा। ये रंगहीन लवक है, जिसे क्या कहा जाता है? ल्यूकोप्लास्ट भी कहा जाता है। देखिए, पहला इसका टॉपिक पढ़ते हैं, पहला पॉइंट पढ़ते हैं कि ये क्या कार्य करता है, ये कहाँ उपस्थित रहता है। तो देखिए कि जो ये रंगहीन लवक जो है, ल्यूकोप्लास्ट जो है, वो पादप के भूमिगत भागों में उपस्थित रहता है, यानी भूमि के अंदर दबा रहता है, भूमिगत भाग में उपस्थित रहता है। अगर ये भूमिगत भाग में उपस्थित है, इसका अर्थ है कि यहाँ पर भूमिगत भाग के अंदर जो है प्रकाश नहीं पहुंच पाएगा, और अगर प्रकाश नहीं पहुंचेगा तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी नहीं करेगा। तो ये जो है प्रकाश संश्लेषण में भाग नहीं लेते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं करते हैं। अब इनका कार्य पढ़ते हैं कि ये क्या कार्य करते हैं। तो देखिए, इनका जो कार्य है वो मुख्य कार्य क्या है? स्टोरेज का है, संग्रह का कार्य है, यानी कि ये अपने में संग्रह करके रखते हैं।
किसी भी पदार्थ को ये क्या करेंगे, अपने अंदर संग्रह करके स्टोरेज करके रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं रंगीन लवक, जो रंग प्रदान करने का कार्य करता है। रंगीन लवक जिसे क्या कहा जाता है, क्रोमोप्लास्ट भी कहा जाता है। ये क्या करेंगे, ये हरे रंग को छोड़कर, देखिए हरे रंग को छोड़कर, क्योंकि हरा रंग कौन देगा, हरित लवक देंगे, क्लोरोप्लास्ट देंगे, इसलिए ये हरे रंग के रंग को छोड़कर सभी रंग, बाकी जो अन्य सभी रंग होंगे, लाल पीला नीला जितने भी रंग होंगे, ये जो है वो सारे रंग देंगे, प्रदान करेंगे। अब इनके बात करें कार्य की, तो इनका फंक्शन क्या होता है, देखिए कि पुष्पों के जो दल होते हैं और फल की जो बित्तियां होती है, उनके रंगीन लवक, उनको जो है रंगीन लवक है, उनको क्या करेंगे, रंग प्रदान करने का कार्य करेंगे। पुष्प में जो पंखुड़ियां होती हैं, बाह्य दल होते हैं, उनका बाह्य दल कौन से रंग के होते हैं, हरे रंग के होते हैं। उनके जो दल होते हैं वो कौन से रंग, बहुत सारे रंगों के होते हैं, जैसे गुलाब के देख ले तो हम गुलाबी रंग का है। तो इस तरह से बहुत सारे जो रंग है वो रंग कौन देंगे, रंगीन लवक प्रदान करेंगे। और जो फलों का रंग है उनका डिसाइड भी कौन करेंगे, रंगीन लवक करेंगे। तो ये क्या करेंगे, पुष्पों की दलों व फल बित्तियों को रंगीन लवक जो है वो रंग प्रदान करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हरित लवक की। हरित है यानी कि ये कौन सा रंग देंगे, हरा रंग प्रदान करेंगे। जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। तो ये किस रंग के होंगे, ये हरे रंग के होंगे। और ये कहाँ पर उपस्थित होंगे, तो ये पत्तियों में उपस्थित होते हैं, क्योंकि पत्तियों का जो हम रंग देखते हैं वो कौन सा होता है, हरा रंग होता है। तो ये किसमें उपस्थित होंगे, पत्तियों में उपस्थित होंगे। बात करें इसके फंक्शन की, इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण करना। क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण करना। क्योंकि जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, और वो क्लोरोफिल क्या कार्य करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अपनी अहम भूमिका निभाता है। वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करता है, जिससे क्या निर्माण होता है, जिससे क्या बनता है, भोजन बनता है। जो पेड़ पौधे होते हैं, क्योंकि हम पेड़ पौधों को क्या कहते हैं कि ये जो है वो स्वपोषी है, यानी स्वयं का भोजन जो है वो खुद बना रहे हैं। तो किस क्रिया द्वारा बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो मेन जो अपना होता है, हरित लवक होता है मेन। तो ये क्या कार्य करता है, हरित लवक जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायता करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करता है, और इससे क्या बनता है, भोजन का निर्माण होता है पेड़ पौधों के अंदर। इसलिए उनको कहा जाता है स्वपोषी पादप कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखिए, जो रंगहीन लवक जो है उनका कार्य हमने क्या पढ़ा, संग्रह पढ़ा। और इस संग्रह के आधार पर ये जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला है एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट, ये एमाइलोप्लास्ट क्या करेगा, स्टार्च का संग्रह करेगा। किसका संग्रह करेगा, स्टार्च का संग्रह करेगा। इसका अगर अच्छा सा उदाहरण ले तो वो होता है आलू का कंद, क्योंकि हम जानते हैं कि जो आलू है उसमें भरपूर मात्रा में स्टार्च उपस्थित रहता है, संग्रहित रहता है। तो इसका अच्छा सा क्या उदाहरण हो जाएगा, आलू का कंद इसका उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट है इलायोप्लास्ट, और ये जो क्या कार्य करेगा, ये करेगा वसा का संग्रह करेगा, वसा को स्टोरेज करेगा, लिपिड को स्टोर करेगा। और इसका अगर उदाहरण लिया जाए तो क्या हो जाएगा, अरंडी का बीज इसका उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोटीनोप्लास्ट। देखिए नाम से ही चल रहा है, प्रोटीनोप्लास्ट यानी प्रोटीन का संग्रहण करेगा। तो ये क्या करेगा, प्रोटीन का संग्रह करेगा। और अगर इसका उदाहरण लिया जाए तो मक्का, क्योंकि मक्का में भी क्या होता है, प्रोटीन उपस्थित होता है, प्रोटीन की भरपूर मात्रा उसके अंदर उपस्थित होती है। तो ये हमने बात की कि रंग के आधार पर जो है लवक 3 प्रकार के होंगे। कौन कौन से होंगे, रंगहीन लवक, रंगीन लवक और हरित लवक, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। देखिए जो रंग के आधार पर जो लवक होते हैं, कौन से कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। रंगहीन लवक ल्यूकोप्लास्ट, रंगीन लवक क्रोमोप्लास्ट और हरित लवक जो क्लोरोप्लास्ट है। ये जो तीनों लवक है वो आवश्यकता अनुसार आपस में चेंज भी हो सकते हैं, एक्सचेंज भी हो सकते हैं। देखिए जो ल्यूकोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट वो किस में चेंज हो सकता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर चेंज हो सकता है। क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्रोमोप्लास्ट के अंदर परिवर्तित हो सकता है। इसका अगर उदाहरण दिया जाए तो हम अच्छा सा उदाहरण लेंगे, एक तो टमाटर और मिर्ची का एक अच्छा सा उदाहरण दिया जा सकता है। किस प्रकार से, देखिए जो टमाटर होता है उसकी जो ओवेरी होती है, अंडाशय होती है, वो कैसा होता है, रंगहीन प्रकार का होता है। रंगहीन यानी उसका कोई रंग नहीं होगा। तो कैसा हो जाएगा वो, ल्यूकोप्लास्ट। और जब वो बनता है उस अंडाशय से, जब फल का निर्माण होता है तो वो पहले कौन सा टमाटर होता है,
वो हरा टमाटर होता है। जब वो पकता नहीं है तब कौन सा होता है, हरा टमाटर होता है। तो उस टाइम इसका जो रंग होता है वो कौन डिसाइड करता है, क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि उसके अंदर उस समय क्लोरोप्लास्ट उपस्थित रहता है और वो उसे हरा रंग प्रदान करता है। उसके बाद जब टमाटर पक जाता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है, उसका रंग जो है वो लाल हो जाता है। और लाल रंग यानी कि हरे रंग को छोड़कर जितने भी रंग होंगे वो कौन डिसाइड करेगा, क्रोमोप्लास्ट करेगा। तो इस वजह से वो क्रोमोप्लास्ट के द्वारा जो है वो लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से जो लवक होंगे वो एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण लवक की, जो क्या है, हरित लवक, जिसे क्या कहा जाता है, इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट भी कहा जाता है। देखिए अगर हरित लवक की बात की जाए कि इसका रंग किस प्रकार का होता है, तो नाम से ही हमने पहले ही बोला था कि नाम से ही क्या पता चल रहा है, इसके रंग का पता चल रहा है कि हरित यानी हरा रंग। तो इसका रंग जो है वो कैसा हो जाएगा, इसका रंग जो है वो हरा रंग होता है। देखिए जो हरा रंग होता है वो किसकी वजह से होता है, किसके कारण होता है, तो जो हरा रंग होता है वो किसकी वजह से होता है, पर्णहरित या क्लोरोफिल। पर्णहरित को ही इंग्लिश में क्या कहा जाता है, क्लोरोफिल कहा जाता है। तो जो ये हरा रंग है वो किसकी वजह से हो जाएगा, पर्णहरित या क्लोरोफिल की वजह से जो है ये इसका रंग जो है वो हरा रंग होता है। ये जो पर्णहरित है ये क्या कार्य करते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट है, इनका क्या कार्य होता है, तो देखिए कि ये जो है वो प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरित की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है, कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वह क्रिया है जिसके द्वारा जो पेड़ पौधे जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं। किस प्रकार बनाते हैं, तो देखिए इसकी बहुत ही इजी एक रिएक्शन है कि ये जो है वो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा किसकी उपस्थिति में, तो सनलाइट और जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में किसका निर्माण करते हैं, कार्बोहाइड्रेट यानी इनके भोजन का निर्माण करते हैं। और ये क्या मुक्त करते हैं, तो ऑक्सीजन ये मुक्त करते हैं। तो ये जो हरित लवक है वो क्रिया क्या करते हैं कि ये पर्णहरित की उपस्थिति में, जो पर्णहरित है क्लोरोफिल है वो इसमें बहुत ही मुख्य पदार्थ है, मुख्य घटक है। तो इसकी उपस्थिति में ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। और इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के कारण जो है ये क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, स्वपोषी कहा जाता है। पेड़ पौधों को जो है वो स्वपोषी कहा जाता है। बात करें इसकी साइज की कि इसकी साइज कितनी होती है, तो ये जो इसकी जो साइज होती है वो 4 माइक्रोन से 8 माइक्रोन होती है। कितनी होती है, 4 माइक्रोन से 8 माइक्रोन होती है। इसी वजह से इनको हरित लवक को बड़े कोशिकांग, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो ये कोशिका के बहुत ही बड़े कोशिकांग होते हैं, लॉन्गेस्ट होते हैं, लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट हम कोशिकांग कहा जाता है, लार्जेस्ट ऑर्गेनल कहा जा सकता है। अब बात करें इसकी शेप की कि इसका आकार जो है, इसकी शेप जो है वो किस प्रकार की होती है, तो देखिए उच्च पादपों के अंदर जो इसकी शेप होती है वो कैसी होती है, लेंस के आकार की या अंडाकार या गोलाकार जो है इनका आकार होता है, इनका शेप होता है। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, अगर हम बात करें कि जो शैवाल है, शैवाल हमने पहले क्या देखा कि जो नीलहरित शैवाल है उसमें ये अनुपस्थित रहते हैं, लेकिन जो शैवाल है बहुत सारी प्रजातियां होती है, केवल नीलहरित शैवाल में ही अनुपस्थित होते हैं, बाकी जितने भी शैवाल होंगे उसमें ये उपस्थित रहेंगे। तो जो शैवाल है उसके अंदर हरित लवक के शेप में बहुत अधिक भिन्नताएं पाई जाती है। क्वेश्चन बन सकता है कि किस जीव के अंदर जो है हरित लवक की विभिन्नता सर्वाधिक पाई जाती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, शैवाल के अंदर सबसे अधिक है इसकी जो है भिन्नता, शेप के अंदर, आकार के अंदर इसकी बहुत अधिक जो है भिन्नता पाई जाती है। उदाहरण देखते हैं कि जो कपनुमा हरित लवक होते हैं वो किसमें पाए जाते हैं, तो जो कपनुमा हरित लवक जो होंगे वो किसमें होंगे, क्लेमाइडोमोनास इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है, जिसके अंदर जो है कपनुमा हरित लवक उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मेखलाकार जो हरित लवक है वो किसमें होते हैं, तो यूलोथ्रिक्स जो है इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट है ताराकार, जो इनका आकार है वो ताराकार है, वो किस जीव के अंदर होंगे, तो जाइगनीमा इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। जाइगनीमा के अंदर जो है लवक, हरित लवक जो है वो ताराकार आकृति के होते हैं। सर्पिलाकार जो आकृति है वो किसके अंदर होती है, तो स्पाइरोगायरा जो है उसके अंदर किस प्रकार की होती है, सर्पिलाकार आकृति के हरित लवक जो है वो पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, स्पाइरोगायरा में पाए जाते हैं।
जालिकावत जो आकार है वो किसमें पाया जाता है, तो ऊडोगोनियम बहुत अच्छा उदाहरण है इसका। ऊडोगोनियम में जालिकावत इसका आकार होता है, हरित लवक का आकार होता है। जो डिस्क नुमा आकार जो होता है वो किसमें पाया जाता है, तो इसका उदाहरण हो जाएगा वाउचेरिया। क्या हो जाएगा, वाउचेरिया उसका उदाहरण हो जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि सर्पिलाकार आकार जो है वो हरित लवक का किस जीव के अंदर या किसमें उपस्थित होता है, तो क्या हो जाएगा, सर्पिलाकार किसका हो जाएगा, स्पाइरोगायरा। इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है कि शैवाल जो है या फिर ये बन सकता है कि जो हरित लवक की जो शेप है, आकार है, आकृति है, उसकी सर्वाधिक भिन्नता किस में पाई जाती है, तो किस में पाई जाएगी, शैवालों के अंदर पाई जाएगी। इतने हम उदाहरण देख चुके हैं इसके। देखिए बात की जाए अगर इसकी संख्या की कि इसकी संख्या जो है वो पादपों में कितनी होती है, हरित लवक की संख्या पादप कोशिकाओं में कितनी होती है, तो देखिए जो उच्च पादप होते हैं उनमें एक कोशिका के अंदर इनकी जो संख्या होती है वो 20 से 40 हरित लवक इसमें उपस्थित होते हैं। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि 20 से 40 ही उपस्थित होंगे इसके। अब देखते हैं कि जो क्लेमाइडोमोनास है जो कि एक प्रकार का शैवाल है उसमें कितनी होती है, तो देखिए क्लेमाइडोमोनास में एक हरित लवक प्रति कोशिका, यानी एक कोशिका में केवल एक हरित लवक ही उपस्थित होता है। जो जाइगनिमा होती है उसकी कोशिकाओं में ये कितने संख्या होती है, इसकी 2 हरित लवक पाए जाते हैं, 2 संख्या होती है। जो स्पाइरोगायरा है उसमें कितनी हो जाएगी, 2 से 14 तक इनकी संख्या हो जाएगी इनकी कोशिकाओं में, यानी 2 से 14 तक की इनकी संख्या होती है। यानी कि हमने देखा कि जितनी भी कोशिकाएं होंगी अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं में इनकी जो संख्या होगी वो अलग अलग होगी। अब हम हरित लवक की संरचना की बात करते हैं कि इसकी संरचना कैसी होती है, इसमें क्या क्या उपस्थित होते हैं। तो देखिए जो हरित लवक है वो कैसा है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। कैसा है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। देखिए इसकी संरचना यहाँ बनाई गई है। तो इसमें कौन सी 2 झिल्लियां होती है, एक होती है बाहर की तरफ जो झिल्ली होती है, एक बाहर की तरफ जो झिल्ली होती है उसे क्या कहा जाता है, बाह्य झिल्ली कहा जाता है। और इस बाह्य झिल्ली के अंदर एक और झिल्ली उपस्थित होती है जिसे क्या कहा जाता है, आंतरिक झिल्ली कहा जाता है। यानी कि ये जो संरचना है वो 2 झिल्लियों से घिरी हुई है, इसमें 2 झिल्लियां उपस्थित होती है। देखिए ये जो दोनों झिल्लियां हैं, आंतरिक झिल्ली और बाह्य झिल्ली, वो दोनों किससे बनी होती है, लिपोप्रोटीन यानी लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है ये दोनों झिल्लियां। अब ये जो संरचना बनाई गई है क्लोरोप्लास्ट की, उसके अंदर जो है वो 2 तंत्र कार्य करते हैं। कौन कौन से, एक होता है ग्रेना और एक होता है स्ट्रोमा, जिसे पिठिका भी कहा जाता है। और ये जो स्ट्रोमा है वो इसका क्या बनाता है, मैट्रिक्स बनाता है। बात करें ग्रेना की, तो देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि जो प्रकाश संश्लेषण है उसमें 2 रिएक्शन होती है, एक तो होती है प्रकाशीय अभिक्रिया, एक होती है अप्रकाशीय अभिक्रिया। जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशीय अभिक्रिया होती है वो कहाँ होती है और जो अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है वो कहाँ होती है, तो देखिए जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशीय अभिक्रिया है वो कहाँ होती है, ग्रेना के अंदर होती है। कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना के अंदर कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, प्रकाशीय अभिक्रिया हो जाएगी। और जो स्ट्रोमा है जिसे हम पिठिका भी कहते हैं, उसमें किस प्रकार की रिएक्शन होती है, तो अप्रकाशीय रिएक्शन होती है, अप्रकाशीय अभिक्रिया हो जाएगी। तो ग्रेना में तो कौन सी हो जाएगी, प्रकाशीय अभिक्रिया, और स्ट्रोमा में कौन सी हो जाएगी, अप्रकाशीय अभिक्रिया। अब बात करते हैं ग्रेना की कि ग्रेना क्या है। तो देखिए जो क्लोरोप्लास्ट की संरचना दिखाई दे रही है, इसमें इस प्रकार के जैसे कि सिक्के होते हैं, सिक्के के चट्टे जो है सिक्के, उसके समान कुछ संरचनाएं बनाई गई है। तो ये सिक्के के समान जो संरचना है, इन संरचनाओं को कहा जाता है ग्रेना। क्या कहा जाता है, ग्रेना कहा जाता है। और एक हरित लवक में ग्रेना की संख्या कितनी होती है, तो देखिए एक हरित लवक में जो ग्रेना की संख्या होती है वो होती है 40 से 60 इनकी संख्या होती है। यानी कि एक ग्रेना में एक क्लोरोप्लास्ट में कितने ग्रेना उपस्थित होंगे, तो 40 से 60 ग्रेना इसमें उपस्थित होते हैं। अब देखिए जो ग्रेना है, ग्रेना में 10 से 100 तक झिल्लियां होती है, 10 से 100 तक। ये तो हम बात कर रहे हैं कि ये तो एक प्रकार की ग्रेना है, लेकिन जो ग्रेना है उसमें भी झिल्लियां पाई जाती है। कितनी होती है, तो 10 से 100 तक इसमें झिल्लियां पाई जाती है। और इन झिल्लियों को देखिए, ये जो सिक्के के समान संरचना है उसको तो हमने क्या कहा,
ग्रेना। लेकिन ग्रेना के अंदर जो झिल्ली तंत्र होता है, जो झिल्लियां पाई जाती है, उनको क्या कहा जाता है? थाइलेकोइड कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? थाइलेकोइड कहा जाएगा। किसे कहा जाएगा? जो ग्रेना है उनकी जो झिल्लियां हैं उसके उन झिल्लियों को क्या कहा जाएगा? थाइलेकोइड कहा जाएगा। ये जो थाइलेकोइड शब्द है, सबसे पहले इसका एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है मेंके, और इन्होंने इस थाइलेकोइड शब्द का जो है सबसे पहले प्रयोग किया, शब्द का नाम लिया। नेक्स्ट है कि दो ग्रेना आपस में इंटरग्रेनम या स्ट्रोमा लेमिली द्वारा जुड़े होते हैं। जो दो ग्रेना हैं, माना कि ये एक ग्रेना है और ये एक ग्रेना है, तो ये जो दोनों ग्रेना है वो एक संरचना द्वारा जुड़े हुए हैं। इस बीच की संरचना को कहा जाता है इंटरग्रेनम या स्ट्रोमा लेमिली, इसे कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? इंटरग्रेनम या स्ट्रोमा लेमिली द्वारा ये जो दोनों ग्रेना है वो आपस में जुड़े रहते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं ये दो ग्रेना। देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर जो थाइलेकोइड है, थाइलेकोइड क्या है? थाइलेकोइड जो है वो ग्रेना की झिल्लियों का तंत्र है। जो थाइलेकोइड है, इस थाइलेकोइड झिल्लियों पर क्या उपस्थित होते हैं? क्वांटासोम उपस्थित होते हैं। क्या होंगे? क्वांटासोम उपस्थित होते हैं। किनमें होते हैं? थाइलेकोइड। और थाइलेकोइड क्या है? ग्रेना की झिल्लियों का एक तंत्र है। देखते हैं कि जो क्वांटासोम है उसे क्या कहा जाता है, या ये क्वांटासोम क्या है? तो देखिए क्वांटासोम को हरित लवक की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई भी माना गया है। जिस प्रकार के मनुष्य की शरीर की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका को माना गया है या कोशिका है, उसी प्रकार से क्वांटासोम जो है वो किसकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? हरित लवक की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई माना गया है। नेक्स्ट है कि क्वांटासोम के बारे में जो सबसे पहले जिस वैज्ञानिक ने बताया वो दो वैज्ञानिक थे, पाक और बिगिंस। दो वैज्ञानिक हुए जिन्होंने इस क्वांटासोम के बारे में बताया था। अब देखते हैं कि जो एक क्वांटासोम है उसमें कितने क्लोरोफिल के अणु पाए जाते हैं। तो देखिए जो एक क्वांटासोम है उसमें कितने 230 से 250 अणु जो हैं वो क्लोरोफिल के अणु पाए जाते हैं, उपस्थित होते हैं। अब बात करें इसकी मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स क्या है? जो झिल्लियों के अंदर जितना भी तरल पदार्थ है या जितना भी पदार्थ है जो ग्रेना के अलावा, या ग्रेना भी उसमें सम्मिलित हो सकता है, तो जितना भी ये पदार्थ है उसको क्या कहा जाता है? मैट्रिक्स बनाएगा। उसको ये जो है वो हरित लवक की मैट्रिक्स बनाएगा। तो देखिए इस मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या होता है? एक तो होता है 70S प्रकार का राइबोसोम उपस्थित होता है। क्या होता है? 70S प्रकार का राइबोसोम। राइबोसोम को हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था। जो राइबोसोम है वो क्या कार्य करता है? ये कार्य करता है प्रोटीन का निर्माण करने का कार्य करता है। क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करने का ये कार्य करता है, जो 70S प्रकार का राइबोसोम जो है। इसके अलावा इसमें क्या पाया जाता है? एक वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, जो कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। और क्योंकि इसके अंदर राइबोसोम भी उपस्थित है और जो वृत्ताकार डीएनए वो भी उपस्थित है, इस वजह से ये क्या है? एक प्रकार का अर्ध स्वायत्त अंग है। जब हमने माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें भी 70S प्रकार का राइबोसोम उपस्थित होता है, जो प्रोटीन का निर्माण करता है, तथा जो वृत्ताकार डीएनए होता है वो भी उसमें उपस्थित होता है, जो रेप्लिकेशन का काम करता है। इसमें भी जो डीएनए है वो क्या करेगा? रेप्लिकेशन का काम करेगा, अपनी खुद की एक कॉपी बनाएगा। तो देखिए ये जो है रेप्लिकेशन का कार्य करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। इस वजह से इसको जो है किसी कोशिका के ऊपर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होती है प्रोटीन के लिए और अपनी खुद की प्रतिकृतिकरण करने के लिए। इसलिए ये एक प्रकार का क्या है? अर्ध स्वायत्त अंग है। जो वृत्ताकार डीएनए है उसके बारे में सबसे पहले किस वैज्ञानिकों ने बताया कि इस जो क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट है, इसके अंदर क्या पाया जाता है? वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है। ये बात सबसे पहले किन दो वैज्ञानिकों ने बताई? तो देखिए दो वैज्ञानिक थे, रिस और प्लॉट। इन्होंने सबसे पहले ये बताया कि जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें वृत्ताकार डीएनए उपस्थित रहता है। अब क्योंकि ये इसमें वृत्ताकार डीएनए उपस्थित है इसलिए ये अपनी खुद की कॉपी बनाएगा। तो हर एक नए
हरित लवक की उत्पत्ति पूर्व उपस्थित हरित लवक से होती है। ये चीज जो है हमने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ी थी, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या करता है, अपनी एक प्रतिकृतिकरण से, अपने रेप्लिकेशन से, क्योंकि उसमें डीएनए होता है तो वो खुद की कॉपी बनाता है, इस तरह से ये भी अपनी एक खुद की कॉपी बनाता है। इसलिए कहा गया है कि ये जो है हर एक नए हरित लवक की उत्पत्ति जो है वो पूर्व उपस्थित हरित लवक से ही होती है, ऐसा माना गया है। देखिए, क्योंकि इसके अंदर राइबोसोम उपस्थित है, डीएनए उपस्थित है, तो प्रोटीन का निर्माण भी खुद करेगा, रेप्लिकेशन भी खुद करेगा, इसलिए इसे क्या कहा गया है कि हरित लवक को कोशिका के भीतर, ये कोशिका के भीतर रहकर कोशिका की तरह ही व्यवहार कर रहा है। जिस प्रकार कोशिका अपना प्रोटीन बनाती है, जिस प्रकार कोशिका का निर्माण जो होता है वो पूर्व उपस्थित कोशिका से होता है, उसी प्रकार ये भी अपना प्रोटीन बनाएगा और इसका जो निर्माण होगा वो पहले से उपस्थित क्लोरोप्लास्ट के द्वारा होता है। तो इस वजह से इसको क्या कहा गया है कि कोशिका के भीतर, कोशिका के अंदर ये जो कोशिकांग है वो भी जो है वो कोशिका की तरह ही कार्य करता है, कोशिका की तरह ही ये व्यवहार करता है, क्योंकि राइबोसोम होगा तो प्रोटीन बनाएगा, डीएनए है तो वो क्या करेगा, प्रतिकृतिकरण करेगा, इसलिए कोशिका के प्रकार का कोशिकांग भी इसे कहा गया है। देखिए, जो हरित लवक जो होता है, जिसके अंदर जो क्लोरोफिल अणु होता है, कभी-कभी पूछ लिया जाता है कि उसमें किस प्रकार का तत्व उपस्थित होता है, या उनके जो शीर्ष और पूंछ को जोड़ने के लिए कौन सा तत्व काम में आता है। तो देखिए, उसमें जो तत्व होगा वो होगा मैग्नीशियम। लेकिन कभी-कभी ये पूछ लिया जाता है कि जो जो तत्व है या कौन सा आयन उपस्थित है, तो क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम प्लस 2 आयन, मैग्नीशियम प्लस 2 आयन। अब बात करते हैं इसके कार्य की, कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्या कार्य करता है। तो हमने पहले क्या पढ़ा था कि जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर क्या होंगे, क्लोरोफिल अणु होंगे, और क्लोरोफिल किसमें होते हैं, क्वांटासोम में होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ग्रेना होगा, ग्रेना के अंदर क्या होगा, थाइलेकोइड होगा, थाइलेकोइड के ऊपर क्या होते हैं, क्वांटासोम होते हैं, और क्वांटासोम के अंदर होंगे कौन होंगे, क्लोरोफिल अणु होंगे। तो हमने क्या पढ़ा था, जो क्लोरोफिल अणु जो है वो क्लोरोफिल अणु प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के द्वारा जो क्लोरोफिल जो अणु होते हैं वो, और जो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, इनकी उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तथा अपना भोजन खुद बनाते हैं, पेड़ पौधे। तो इनका जो मेन कार्य हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। अब कभी कभी कुछ शब्द पूछ लिए जाते हैं, जिस प्रकार से देखिए कि प्लास्टिडोम है या निफ, ये शब्द का अर्थ पूछ लिया जाता है कि ये क्या है। तो देखिए, प्लास्टिडम क्या है कि एक कोशिका में लवकों की कुल संख्या, या हम ये कह सकते हैं कि एक कोशिका में लवकों का जो समूह होता है उसी को क्या कहा जाता है, प्लास्टिडम कहा जाता है। निफ क्या है, निफ है नाइट्रोजन फिक्सिंग एक जीन है जो किसमें उपस्थित होती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर उपस्थित होती है। अब बात करते हैं कि जो क्लोरोफिल जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, क्लोरोफिल जो है वो 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं एक बार पढ़ लेते हैं। तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी और क्लोरोफिल ई, तथा बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए, बैक्टीरियो क्लोरोफिल बी तथा बैक्टीरो विरिडिन, ये 8 प्रकार के क्लोरोफिल होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि जैसे मान लो कि क्लोरोफिल सी जो है वो किसमें उपस्थित होता है, या ये पूछ लिया जाए कि लाल शैवाल में किस प्रकार का क्लोरोफिल उपस्थित होता है। तो देखिए, जो क्लोरोफिल ए है वो यूनिवर्सल है, यानी ये सभी प्रकार के पेड़ पौधों में पाया जाएगा। जो क्लोरोफिल ए होता है वो सभी प्रकार के पेड़ पौधों में उपस्थित होता है। जो क्लोरोफिल बी है वो ब्लू ग्रीन एल्गी, लाल शैवाल, भूरे शैवाल में अब्सेंट होता है, ये इनमें नहीं पाया जाता है। इनके अलावा जितने भी पौधे होंगे, जितने भी बाकी सब जो होंगे उनके अंदर जो है वो क्लोरोफिल बी जो है वो उपस्थित होगा। केवल और केवल बीजीए यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, लाल शैवाल और भूरे शैवाल में ये अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लोरोफिल सी की। तो जो क्लोरोफिल सी है वो किसमें उपस्थित होता है, भूरे शैवाल के अंदर क्लोरोफिल सी उपस्थित होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर कि भूरे शैवाल में किस प्रकार का क्लोरोफिल होता है, तो क्लोरोफिल सी उपस्थित होता है। नेक्स्ट हम बात करें क्लोरोफिल डी की, तो ये किसमें उपस्थित रहेगा, ये लाल शैवाल के अंदर पाया जाता है, लाल शैवाल में इसकी ये जो है उपस्थित होता है। नेक्स्ट है क्लोरोफिल ई, तो ये होता है ज़ेंथोफाइसी, जो कि एक शैवाल का एक समूह है ज़ेंथोफाइसी, उसके अंदर क्लोरोफिल ई जो है वो उपस्थित होता है। नेक्स्ट बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए,
जो है, और बैक्टीरियो क्लोरोफिल बी जो है वो किसमें होता है, बैंगनी गंधक जीवाणु के अंदर ये पाया जाता है। नेक्स्ट बैक्टीरियो विरिडिन जो है वो ग्रीन बैक्टीरिया में उपस्थित होते हैं। तो ये हो गए क्लोरोफिल के प्रकार, और क्लोरोफिल किस किस के अंदर कौन कौन से प्रकार का उपस्थित होता है। तो आज हमने क्लोरोप्लास्ट को कंप्लीट कर लिया है। कोशिकांग एक प्रकार का है जो पादप कोशिका के अंदर उपस्थित होता है, और इस कोशिकांग को हमने कंप्लीट कर लिया है। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू।